नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शिवक्री इंस्पेक्शंस एंड सर्टिफिकेशंस में। और आज हम आ गए हैं फिर से एक नए एपिसोड एपीआई सर्टिफिकेशन की ओर। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, कितना फ़ीस है, कितना उसका शेड्यूल है, वो सब हमने लास्ट टाइम देखा था। इस बार हम उसका कोर्स डिटेल्स यानी कि उसका जो भी चैप्टर्स या जो भी कोर्स उसका रिक्वायरमेंट है वो जानने का हम कोशिश करेंगे। तो हम आ चुके हैं api.org की वेबसाइट पर। और कल मैंने जिस तरह से इसमें लॉगिन किया था, आज हम लोग दूसरी तरह से करेंगे, द अदर वे। तो api.org में आने के बाद अभी सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो हमको यहाँ पे इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स का डिटेल आ गया है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि प्रोग्राम बेनिफिट्स ऑफ द इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, तो ये आप खुद भी जान सकते हैं। फीस वगैरह हमने कल देख लिया था। अभी हम उसका बुक ऑफ नॉलेज यानी कि वो कौन सा कोर्स प्रिफर करता है, उसके अंदर से कौन सा कितना कितना चैप्टर्स उसका रिक्वायरमेंट है, वो हमको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो जैसे हमने कल बताया था कि हम सैम्पल में 653 एपीआई का यूज़ करेंगे और आगे आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं 510 और 570 के बारे में और भी आप कहेंगे तो दूसरे कोर्स एंड स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन वो आप पे इंटरेस्ट है, यदि आप पूछेंगे तो बताऊंगा। बाकी ये चैनल मैंने स्पेशली एपीआई के लिए ही बनाया है। तो हम चल देंगे API 650 प्रोग्राम 53 हमने चूज़ किया है। और देखिए अब क्या हमें दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है कल जो हमने बताया था वो सब जो आप जानते हैं ऑलरेडी। अब हमें बात करना है इस चीज़ के बारे में, ये पब्लिकेशन सीट और बुक ऑफ नॉलेज क्या है। तो सबसे पहले हम नवंबर के बाद वाला लेते हैं, क्योंकि जुलाई फिर अगस्त और अभी यदि आप बुकिंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 महीना 3 महीने का गैप रहता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, राइट। क्योंकि वो 2 महीना पहले ही सीट्स फुल कर देता है, या कहेंगे तो एडमिशन्स लॉक कर देता है। तो हम नवंबर का ओपन करेंगे और 653 भी नवंबर का ओपन करेंगे। ये सिर्फ सैंपल है, आगे आप अपनी तरह से देख सकते हैं, वेबसाइट आपके सामने है, नथिंग इज़ हिडन ओवर हियर। तो अभी हम देखेंगे ये है इफ़ेक्टिव शीट। इफ़ेक्टिव शीट हमको क्या बताता है कि देखिए, जैसे कि API 653 एग्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिकेशन इफ़ेक्टिव शीट यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर नवंबर 2022, मार्च 2001 एंड जुलाई 2021, सॉरी मार्च 2021 इसके लिए है। तो अभी ये क्या बता रहा है, ये हमें ये बताता है कि यदि हमको API 653 का एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो हमारे पास कौन सा कोर्स होना चाहिए, कौन सा एडिशन होना चाहिए, और उसके अंदर से वो कौन सा चैप्टर्स या पैरा वो एग्ज़ाम में कवर करेगा। तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ना कि पूरा कोर्स। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट। तो अभी देखेंगे हम, ये API 571 की बात कर रहा है। 571 का जो हेडिंग है दैट इज़ डैमेज मैकेनिज़्म। डैमेज मैकेनिज़्म बोलेगा तो जब भी कोई भी इक्विपमेंट हो, पाइपिंग हो या स्टोरेज टैंक हो या कुछ भी होता है, तो वो जब भी रिफाइनरी में काम करता है, जो भी रिफाइनरी हो, एसिड का हो या पेट्रोलियम हो, ऑयल एंड गैस हो या मेडिसिन का हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट वर्किंग आउट है उसके हिसाब से उसके अंदर डिफेक्ट्स पैदा होती है। किसके अंदर? इक्विपमेंट्स में, राइट। तो जब इक्विपमेंट्स में डिफेक्ट पैदा होती है तो कौन सी डिफेक्ट किस तरह से आती है और उसका समाधान क्या करना है हमको, उसको पहचानना कैसे है, उसका टेस्टिंग्स क्या क्या है, और वो अप टू सर्टेन लिमिट्स कितना एक्सेप्टेबल है और कितना एक्सेप्टेबल लिमिटेंस से ज़्यादा है तो हमको रिपेयरिंग का ज़रूरत है। दैट इज़ डिपेंड ऑन अस मीन्स डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड। तो हम ये स्टैंडर्ड से ये नॉलेज लेंगे कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, अप टू सर्टेन लिमिट्स कितना एक्सेप्टेबल है, यदि वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो व्हाट काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, और
हम उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि ये डैमेज मैकेनिज्म्स ना हो। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा 571। अभी नीचे देखिए यहाँ पर API 575, ठीक है। 575 में क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड लो प्रेशर स्टोरेज टैंक्स। अब इसमें ऐसा है, लो प्रेशर स्टोरेज टैंक का बात करता है तो जनरली क्या होता है, ये स्टैंडर्ड में से ओपन बुक में से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोज बुक में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये जनरली आपको एक बार रेफ़र करना है, जिससे क्या होगा, कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर में से मुझे मिल सकता है, या नहीं भी आप इसको यदि इतना अटेंशन देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से आते हैं, राइट। सो हमको इसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये API 571 जो है ये हमको फुल्ली स्टडी करना है, क्योंकि इसमें से क्लोज बुक और ओपन बुक दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन 575 में से ओनली ओपन बुक क्वेश्चंस आएगा। अभी ये हो गया API रिकमेंडेड प्रैक्टिस 576, इसमें क्या लिखा हुआ है, और देखिए उसको रेड भी किया गया है। रेड किया गया है मीन्स ये पहले इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, मतलब पहले का जो ये कोर्स डिटेल था वो सेम था, लेकिन अभी ये जो नया एडेंडम आया है, जिसके हम लोग एडेंडम्स या एडेंडा या बहुत कुछ कहते हैं, तो उसमें ये एक चेंज हुआ है। तो इसके अंदर ये बताता है कि जो 576 API का कोड है उसमें से सिर्फ वो कवर करेगा 432 एंड 6.6 ओनली। तो हमको ये कोड में से ये दो पैराग्राफ ही पढ़ना है और कुछ भी कोर्स के लेवल में नहीं है, राइट। ये लोगों ने भी नया लेके आया है, पहला ऐसा नहीं था। पहले लोगों ने क्या किया था, पूरा कोड दिया था और हम लोग पढ़ के पागल हो जाता था, बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट कोड। और ये हम लोग वाल्व्स के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता है, क्योंकि वाल्व सेक्शन इज़ टोटली डिफरेंट, वाल्व इंजीनियर इज़ टोटली डिफरेंट, वाल्व इंस्पेक्टर इज़ टोटली डिफरेंट। तो हमको ज़्यादा इसके साथ मगजमारी होता नहीं है। तो जनरली API इंस्पेक्टर्स को ये थोड़ा लेंथी होता था, लेकिन नाउ इट इज़ ईजी, हमको याद रखना है सिर्फ इतना। और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस ओपन बुक में आएगा, तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि 432 और 6.6 में से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिया है। तो जैसा वाल्व रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, हम ये 432 और 6.6 ओपन करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, राइट। नाउ अनदर वन, API रिकमेंडेड प्रैक्टिस 577, दैट इज़ वेल्डिंग इंस्पेक्शन एंड मेटलर्जी, राइट। तो वेल्डिंग इंस्पेक्शन एंड मेटलर्जी के लिए जनरली ASME सेक्शन 9 में से यूज़ होता है। वो सब जगह ऐसा ही है, सेक्शन 9 ही आता है। तो इट इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इसमें से मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन ओपन बुक या क्लोज बुक का एग्ज़ाम में आएगा। नाउ द अदर थिंग इज़, नेक्स्ट थिंग इज़ API 650, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी जो जनरली क्या होता है कि ये API 653 है, तो 653 में मेन चीज़ क्या होता है, टैंक कंस्ट्रक्शन, राइट। टैंक मेंटेनेंस में जाएंगे तो भी आपको कंस्ट्रक्शन मालूम होना चाहिए, बिकॉज द रीज़न इज़ कि आपको सेम जो डिज़ाइनिंग किया था पहला, यानी 650 का हिसाब से या एनी अदर कोर्स का हिसाब से, तो आपको उसके हिसाब से ही उसका कोई भी पार्ट एक्सचेंज करना है, रिप्लेस करना है या मेंटेन करना है, तो आपको वो डिज़ाइन मालूम होगा, तो आप वो लेवल तक में उसका रिप्लेसमेंट कर सकता है। सो इसमें ऐसा होता है कि जो 100% हम लोग API 653 का वेटेज देंगे, तो वेटेज में ये जो है 650 का वेटेज 20 to 25% रहता है। और अनदर थिंग इज 653 में 40 to 45% का वेटेज रहता है। तो 653 एंड 650 दोनों का मिला के 70 to 80% वेटेज हो जाता है। तो यदि आप ये दोनों अच्छा पढ़ते हैं 653 एंड 650, तो भी आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ 70 to 80% बढ़ जाती है, राइट। अभी इसके अंदर क्या बोल रहा है, 650 में एडेंडम 2 जनवरी 16 मीन्स जनवरी 16 एडिशन, एडेंडम 3 एक्स्ट्रा 2013 एंड दिसंबर 2014, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपके पास 2014 का एडिशन होना चाहिए, जो आपको स्टडी करना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, मीन्स द लेटेस्ट वन इज़ 2014। और ये आपको पूरा कोड पढ़ना है 650 टोटल। एक भी चीज़ आपको इसमें से, फिर भी इसमें आएगा, अभी बताएगा कि एग्जैक्ट इसको क्या क्या चाहिए 650 में, राइट।
तो पूरा पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, आगे देखते हैं। नाउ API रिकमेंडेड प्रैक्टिस 651 कैथोडिक प्रोटेक्शन। जी, कैथोडिक प्रोटेक्शन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और जनरली इसमें से क्लोज बुक में और ओपन बुक में, दोनों में इसमें से क्वेश्चन आंसर्स आता है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अभी आ गए हम लोग 652 पर, तो लाइनिंग ऑफ एबोव ग्राउंड स्टोरेज टैंक, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से आप ये भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, पास होने में थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। लाइनिंग ऑफ एबोव ग्राउंड पेट्रोलियम टैंक्स, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन तो आ सकता है इसमें से। अभी हम देखेंगे द मेन स्टैंडर्ड, दैट इज़ API 653, जिसका हम एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो वो 2018 का एडिशन चाहिए। ऊपर भी हमने देखा 2016, 2014 ऐसा एडिशन चाहिए है। तो सबसे पहले तो ये एडिशन का कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स आपके पास होना चाहिए इफ़ यू वांट टू गिव एग्जामिनेशन। और जो ये API 653 है, ये क्या है, ये मेन कोड है जो आपको 100% मालूम होना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड यू हैव टू मिस। लेकिन यदि आप इसको 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। दिस इज़ ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस BOK एंड पब्लिक इफेक्टिव शीट, राइट। नाउ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। अभी कुछ क्या होता है, देखिए जनरली क्या है, अभी आपको मैं मेन चीज़ बताता हूँ। जो ASME कोड है, ये ASME कोड जनरली कंस्ट्रक्शन कोड है, मीन्स डिज़ाइनिंग कोड है। और उसका डिज़ाइनिंग होने के बाद जब भी वो रिफाइनरी में यूज़ में जाता है, मीन्स आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द वेसल, इक्विपमेंट, पाइपिंग, वट एवर इट इज़, सो आफ्टर इक्विपमेंट इरेक्शन API यूज़ में आ जाता है। तो कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइनिंग, ये सब किसके हिसाब से होगा, ASME स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। और जो भी हम लोग मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारा API स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। तो जनरली दोनों नॉलेज होना ज़रूरी होता है ये एग्ज़ाम पास होने के लिए, बट इट इज़ नॉट सो हार्ड जितना हम सोचते हैं, राइट। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। नाउ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME, जनरली इसको बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड भी कहा जाता है। अभी इसमें ये लोग ने यहाँ पे दे दिया है कि भाई ये 19 एडिशन है, राइट। तो ये आपके पास कोड होना चाहिए सेक्शन 5। सेक्शन 5 किसके लिए है आपको मालूम होगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। और उसके अंदर भी ये लोग क्या क्या कवर करता है, आर्टिकल 1, 2, 6, 7 एंड 23। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन SC 797 ओनली। तो जो 23 नंबर है, वो 23 नंबर में हमको सिर्फ ये वाला पढ़ना है, लेकिन जनरली इतना सारा नहीं आता है। जनरली हमारा टैंक्स में यूज़ होता है RT, MT और PT। तो जनरली ये 3 रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, UT रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम होता है, राइट। और अभी हो गया ASME सेक्शन 9। तो ये भाई वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड फ्यूजन प्रोसीजर, ओके। तो अभी क्या है इसके अंदर कि वेल्डिंग का इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ पूछ लेते हैं। तो हमको सेक्शन 9 भी मालूम होना चाहिए। और जनरली सेक्शन 9 इज़ अ वेल्डिंग कोड। तो ये आप पाइपिंग में जाएंगे या टैंक में जाएंगे या इक्विपमेंट में जाएंगे, आप किसी भी फील्ड में जाइए, सेक्शन 9 इज़ मस्ट एंड कंपलसरी। तो सेक्शन 9 तो आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, आपको मालूम होना चाहिए मोस्ट ऑफ थिंग्स। और सेक्शन 5 जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशंस, ये भी सेम है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको NDT तो करना ही पड़ता है, तो उसका भी आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो बेटर आप दोनों पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, सो इट विल हेल्प यू इन अदर फर्दर जॉब ऑल्सो, ओके, राइट। सो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है इफ़ेक्टिव शीट। और अभी हम बुक ऑफ नॉलेज में जाते हैं। तो बुक ऑफ नॉलेज में क्या दिया हुआ है, देखिए ये ठीक है, तो जो भी है रिप्लेसिस नाउ नवंबर 2019 वगैरह वगैरह। अभी देखिए 653 जो कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो 653 में भी लिखा हुआ है, दैट इज़ नॉट ऑफ सो मच। तो अभी सबसे पहले क्या होता है कि ये जो बुक ऑफ नॉलेज है ये आपको पूरा पढ़ना होता है, क्योंकि 1, 2, 3 क्वेश्चंस तो इसी में से आ जाते हैं, बुक ऑफ नॉलेज में से।
तो यदि आप इसको पढ़ते हैं पूरा और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं और वो आपको एग्ज़ाम के पहले पढ़ना होता है, तो इसमें से भी कुछ कुछ पूछ लिया जाता है, राइट। तो इसके अंदर से भी 1-2 क्वेश्चन तो ये 2-3 पेजेस में से ही आ जाएगा, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। अभी हमको एग्ज़ाम में क्या क्या इंक्लूड होना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो यहाँ से मालूम चलेगा। तो ये क्या बता रहा है कि हमको जो कैलकुलेशंस आएगा वो कैलकुलेशंस कोरोजन रेट एंड इंस्पेक्शन इंटरवल्स, राइट। सो उसका कितना भी टाइम हुआ, वो वेसल नया है या 10 साल पुराना है या 20 साल पुराना है, आप जब भी उसका इंटीग्रिटी इंस्पेक्शन करते हैं तो उससे आपको एक डेटा मिलता है। इवन उसका जो पुराना डेटा है, वो पुराने डेटा से भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि उसको ये साल में ये प्रॉब्लम हो गया था, वो साल में वो प्रॉब्लम हो गया। जैसे डॉक्टर लोग हिस्ट्री निकालता है मरीज का, इसको ये पहले प्रॉब्लम हो चुका है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया है तो उसका ऑपरेशन करने के लिए अलग सावधानी लेनी पड़ती है। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है आदमी को, उसको भी आगे कुछ दवाई देने में या उसका ऑपरेशन करने में जो लोग ज़्यादा प्रिकॉशंस लेता है, सेम चीज़ इसमें भी ऐसा है कि जो वेसल में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है तो उसको ये लोग किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या रिपेयर या मेंटेनेंस देने के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेता है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कोरोजन रेट एंड इंस्पेक्शन इंटरवल कौन सी कंडीशन में कितना होना चाहिए, राइट। और वो कहाँ पे मिलेगा इन्होंने ये भी बताया है, लेकिन वो हम कोड में देखेंगे। नाउ इंस्पेक्टर मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट, क्या तो बोले मेटल लॉस, ठीक है। ये पी 653 में सेक्शन 4 में है। तो हाँ, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ओपन बुक और क्लोज बुक दोनों में कैलकुलेशंस आता है, राइट। तो कैलकुलेशंस आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए और ये बहुत इजी भी है। हमको ऐसा लगेगा बहुत हार्ड है, ये है वो है, नथिंग लाइक दैट। नॉर्मल कैलकुलेशंस, नॉर्मल मैथमेटिक्स 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड्स का मैथमेटिक्स है और प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह वगैरह। तो इट इज़ अ गुड थिंग दैट वी कैन गो फॉर। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग पहले पढ़ लिया वो उसने पब्लिकेशंस बताया है कितना इतना स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं देख लूँ कितने स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है। इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो यदि हमको API 653 पास आउट करना है तो हमको 10 स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है। हमारे पास 10 स्टैंडर्ड्स हमारा जेब में, मीन्स हमारे पास बुक्स होना चाहिए या सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, तो हम लोग ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें एक और ये भी आ गया कि अभी और एक कैलकुलेशन भी इसमें आएगा। 2 कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। कौन सा 2 कैलकुलेशंस था? एक था मेटल लॉस और दूसरा था कोरोजन रेट, राइट। मेटल लॉस, कोरोजन रेट, and the third one is evaluating thickness measurement, weld sizes and tank integrity, right। तो ये भी कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे बताया है कोरोजन रेट एंड इंस्पेक्शन इंटरवल्स, ठीक है। अभी इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन के हिसाब से मेटल लॉस, कोरोजन रेट, रिमेनिंग लाइफ और रिमेनिंग कोरोजन अलाउंस, इंस्पेक्शन इंटरवल, API सेक्शन 6, ओके, वो तो हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि कहाँ पे इसका फार्मूला दिया हुआ है। तो वैसे हम लोग नहीं भी पढ़ते हैं तो इसमें ऑलरेडी फार्मूला दिया हुआ है। तो और कोरोजन रेट के लिए, रिमेनिंग लाइफ के लिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चंस इसमें पूछा जाएगा, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। और जॉइंट एफिशिएंसी, ओके, जॉइंट एफिशिएंसी सेक्शन 653 में दिया हुआ है। जॉइंट टाइप्स, रेडियोग्राफी परफॉर्म्ड, तो इट इज़ ओके, लेकिन ठीक है, आएगा तो अच्छा है, नहीं भी आएगा तो कोई इश्यूज़ नहीं है। शायद एक क्वेश्चन इसमें से आता है। दूसरा अभी ये जो है मैक्सिमम फिल हाइट, हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट, तो इसमें से भी कैलकुलेशंस आता है। तो जनरली 20% कैलकुलेशंस उसमें रहेगा, मे बी 20 to 25% रह सकता है। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द कैलकुलेशंस। हाँ, यदि आप लोग रिक्वायरमेंट करेंगे कमेंट्स में तो मैं आपको कैलकुलेशंस कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशंस कैसे करना है और उसका फार्मूलाज क्या है, एंड व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस कैन बी देयर इन द एग्जामिनेशन, सो you can be familiar with that, nothing else,
and all of your engineers. I think you are the masters, right? So I am not taking too much tension unless I will get some comments from you. Now अभी ये बता रहा है वेल्ड साइजेस फॉर शेल एंड रूफ ओपनिंग्स. ओके, दैट एवरीबडी नोज, दैट इज अ कॉमन टॉपिक. अभी हॉट टैपिंग, अभी यहाँ पे अभी तक क्या था, वेल्ड साइजेस, दैट इज अभी तक हम लोग कंस्ट्रक्शन देख रहा था, राइट, मीन्स 650. नाउ हॉट टैपिंग इज जनरली अ मेंटेनेंस इशू, तो ये 653 में आएगा. सेटलमेंट इवेल्युएशन ये दोनों में आ रहा है, जनरली 653 में भी आ रहा, 650 में भी आ रहा, क्योंकि यदि हम लोग कुछ भी मेंटेनेंस एक्टिविटी करते हैं और वो इसमें भी कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, माइनर एक्टिविटीज़, मेजर एक्टिविटीज़. तो माइनर मेजर, जब भी मेजर होता है तो हमको हाइड्रो टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, और जब भी हम लोग न्यू कंस्ट्रक्शन करते हैं तभी भी हमको हाइड्रो टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है. तो दिस टॉपिक इज़ कॉमन फॉर बोथ न्यू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस. Now the thing is number of settlement points, that is a common point, right? That is just a topic discussion that we will take later on. Now impact testing. Okay, impact testing that is also a good topic, लेकिन इसमें से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आता नहीं है. मीन्स ये ऑप्शनल है, कभी बैड लक है या ज़्यादा टफ बनाना है एग्ज़ाम पेपर को तो डालते हैं, वरना नहीं आता है. और एग्जिस्टिंग टैंक शेल मिनिमम थिकनेस. ओके, तो जब भी हम लोग इंटीग्रिटी करने के लिए जाएगा तो उसके अंदर मिनिमम शेल थिकनेस कितना होना चाहिए, दैट वी विल डिसाइड, राइट. नाउ रिकंस्ट्रक्टेड टैंक शेल मिनिमम थिकनेस. ओके, तो एग्जिस्टिंग टैंक शेल है या उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट किया है, मीन्स जो शेल है ऑलरेडी वी हैव इन द सर्विस, तो उसको हम लोग जब भी काट के नया लोकेशन पे लेके जाते हैं, जब भी उसका लोकेशन चेंज करना होता है तभी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है. बाकी तो जनरली ज़रूरत होता नहीं है, और 99% ज़रूरत भी नहीं होता है. और इसको ये जो टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन वाला, ये जनरली एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है. तो हम लोग जैसे ऑप्शन में निकाल सकते हैं या देख भी सकते हैं, बिकॉज वी आर पेइंग अ ह्यूज अमाउंट टू दिस गाइस, right? So we have to work hard, we have to prepare as maximum as we can, right? So it is in our favor. So my dear friends, work hard if you want to get pass, because our heart is beating very fast before the examination. As you know, in 10th standard also the same thing, in 12th standard, in college, so in everywhere wherever we have exams or interviews, so it is a little bit difficult time for us, right? So it is better to prepare better better than the better. Okay, right. Now tank shell corroded area. Okay, now wherever we are going for inspection, we are finding some corrosion, some fittings or something extra blah blah blah, then we have to measure the things, whether thickness, the dimensions, and what dimension is allowed, what dimension is not allowed, means the tolerances at the time of inspection we should know. So this thing will be in closed book examination. Tolerances should be in your mind, so you have to remember that thing. See, first of all we have to define what we need to remember and what we not need to remember. Means when we are going to site and we are checking the integrity or anything else, so what happens at the same time whenever you are measuring, so you should know whether it is under repairing, mean under maintenance, or we have to leave it, means we have to ignore it. So we should know the tolerances. If we are measuring and if it is ignorable, then we have to ignore. Okay, this is workable, no need to take so much tension. But some of the dimension is out of the tolerance, means at that dimension we have to take in our mind, we have to take in the calculations, and so at that time you should know the tolerances, so you can take the quick decision at the time of inspection, rather than getting confusion, oh whether it is acceptable, not acceptable, oh what I have to do, what not I have to do. So you have to be quick. So you should see some of the things you have to remember. So the rememberable thing will be in closed book. They will identify, okay, whether you knows these things or not.
and the things you don't need to remember. So just you will get the dimension. After then you will reach the office, and you will see in the code, okay, I found this, whether it is acceptable or not, if it is acceptable to up to the what extent it is acceptable. So that will be decided, that can be decided in the office. So some of the things can be decided at the site immediately, or some of the things you can discuss in the office. You can see the codes and take the decision later on. So you have to decide. So whatever decisions you have to take at site, that will be in closed book, and whatever decisions you can take at the office means you no need to remember anything, so that will be in the open book, that we have to decide, okay, what decisions I can take in office, that we have to decide, right? Now, tank shell fittings. Okay, fittings are also rememberable things, means we have to remember, okay, what depth is allowed, what not depth is allowed. So this will be in closed book examination. Now bottom plate minimum thickness, that is also a closed book examination. Now what is this MRT calculate? Oh, let me see. Bottom plate minimum thickness, okay class, that is closed book examinations. Now replacement plates, closed book. Lap folded patch plates means, okay, at the time of maintenance, if you are finding some holes, some deep fittings, then you can use this lap patch plates. So that also you can take decisions at the same time at the site, because work is going on, you don't have time to go in the office and you are going to decide, right? So better take decision at site, and you have to inform your contractors what they have to do, what they not have to do, right? Our replacement plates, okay, that is also closed book examination. The minimum thickness, weld size, okay, this is also closed book examination, and you have to remember all the things. Now typical code, not to know the purpose of the examination. What is this? Okay, pressing, there is none of use here, leave it. Welding on atmospheric, okay, that is section 9. I think everybody have a good grasp on this WPS PQRB. It is universal, nothing new is there. Now API 650 and 653, okay, 650, 653, what is the requirement? So you have to see this thing, book of knowledge, and you have to highlight everything in your codes and standards, or better take that page print only which is we have highlighted or which is mentioned over here, rather than taking all the codes 200 300 pages together and wondering with so much load. So better take that prints only which is mentioned over here. What is the requirement? Just take that printout, or I have prepared one material. I have prepared the material which I am providing to my students who are coming over here, that I will put in maybe in my website, or in Amazon or in Flipkart, so you can buy from there with nominal charges. So that will be better for you to get information, to get knowledge, to learn. So that will be better for you, that nothing else, okay? And one more thing I will talk about, the fees and tuition classes. See, generally the tuition classes are maybe far away from our home. So okay, I will talk in Hindi, that will be better. So हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पुणे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, जो मेगा सिटीज़ में ये क्लासेस होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं 36,000 प्लस GST, राइट? सो तो जनरली मैंने देखा है कोर्स का कीमत 36,000 ट्यूशन फीस होता है, और GST देना पड़ता है, प्लस आप वहाँ पे रहने के लिए जाएंगे तो होटल बिल देना पड़ेगा, प्लस आप जहाँ पे रहेंगे वहाँ से ट्यूशन क्लासेस के लिए आपको रिक्शा टैक्सी कुछ करना पड़ेगा, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, और प्लस आपने जितना दिन का कंपनी से छुट्टी लिया है तो टोटल आपका सैलरी लॉस। तो हम टोटल मिलाएंगे, तो फॉर एग्जांपल अभी मिनिमम 50,000 सैलरी तो है, तो 15 डेज़ का सैलरी हो गया आपका 25,000, राइट? प्लस 36,000 मीन्स 25 प्लस 25 प्लस 11 मीन्स 61,000, प्लस 500 का तो आप होटल लेंगे, तो 15 दिन का 8,000 रुपये हो गया।
तो 51 प्लस 8 इज इक्वल टू 59,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन पर डे 100 रुपये गिन सकते हैं हम, तो 15 दिन का 1500, ओके 62,000 प्लस खाने का भी होगा, और हम अच्छी सिटी में जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत घूमे वगैरह, तो एवरेज आपको 65,000 का खर्चा बैठेगा। ये किस में, ये प्रिपरेटरी क्लासेस करने में या ट्यूशन क्लासेस करने में। तो बेटर आई विल प्रोवाइड मटेरियल्स right with nominal charges, not so much heavy charges, so just and I will provide some tutorial videos, means tuition classes videos, that will explain okay what code says, what is the requirement, even deep analysis of the code that will help you to understand the code, and that will help you to get past the examination and get the certificate, right? So I don't think you have to be a very load taking person and blah 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 blah. So I think you have to just purchase my videos and my learning material, means coaching material. Just sit at home, study, see my videos, so you will get understand. Maybe 2 months, 3 months you will learn everything from my these coaching videos, and with the nominal charges, not so much high, right? Maybe 1,000, 2,000, maybe 3,000, maybe 4,000, maybe 5,000. But instead of 65,000, you will pay me 5,000. Then also you can save 60,000, right? So it will be better for you. It will be convenient for you. So wait for next episode, next time. So better luck for your future. Thanks a lot. Bye bye. Take care. और कुछ भी आपको फर्दर क्वेरी हो तो मेरा मेल आईडी है pal_anand84@yahoo.com, और मैं लिंक में भी मेरा ये मेल आईडी दे दूंगा, सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन डिस्कस व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टीज यू आर फेसिंग, इफ़ देयर इज़ सम, or the material whatever you want to discuss, what you are facing that problems, right? So once more, Shabak here, take bye, love you.